हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे गाउस के अनुप्रयोग चल रहे थे यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी में। लेसन नंबर 2 है ये। 3 एप्लीकेशंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। किसकी? खोखले गोले की करवा चुका हूँ, चालक गोले के लिए करवा चुका हूँ और अचालक गोले के लिए भी करवा चुके हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं चौथी एप्लीकेशन, वो चौथी एप्लीकेशन है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, डेरिवेशन अगर नहीं बैठता हो दिमाग में तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक एक शब्द पकड़ें। अनंत रेखीय आवेशित तार। देखो, कोई तार है जो कि अनंत रेखीय है। इस तार का नाम दे दिया मैंने ए बी। जो कैसा है? आवेशित है। आवेशित है, ठीक है, हम लोग भी उसको क्या दे देंगे? कोई प्लस क्यू आवेश दे देंगे। कोई प्लस क्यू उसको चार्ज दे दिया। कितना? प्लस क्यू दे दिया। तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब इन टॉपिक्स में हमको 2 चीजें निकालनी होंगी इस विद्युत क्षेत्र में। क्या? एक तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी और एक बार निकालना होगा इसका परिमाण। एक बार तो क्या निकालनी है? इनकी दिशा निकालनी है और दूसरी बार क्या निकालना है? इनका परिमाण निकालना है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? दिशा के लिए। टॉपिक क्या कह रहा है? अनंत रेखीय आवेशित तार है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और इस तार पर जो आवेश वितरित है उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। क्या है? लैम्बडा, रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश का मान है वो कितना है? लैम्बडा। ठीक है बच्चों। अब इस तार के कारण किसी बिंदु पर, कोई बिंदु कहीं हो सकता है, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, किसी बिंदु पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं क्या करूं? अनंत रेखीय तार है तो अनंत किसी की लंबाई हो, किसी का क्षेत्रफल किसी का क्षेत्रफल हो, तो उस पर हम एक साथ नहीं निकाल सकते। तो उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ देते हैं। तो इस तार का मैंने एक छोटा सा भाग ले लिया। क्या भाग ले लिया? A1 A2। A1 A2 एक तार का भाग ले लिया जिसका मध्य बिंदु है क्या? O। यानी ऊपर वाले की लंबाई और नीचे वाले भाग की लंबाई, दोनों की लंबाई समान है और उस समान लंबाई को मैंने क्या नाम दे दिया? स्मॉल a नाम दे दिया। ठीक है। क्या किया? इस अनंत रेखीय तार को मैंने छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया। पहला अल्पांश लिया OA1, दूसरा अल्पांश लिया OA2। दोनों ही अल्पांशों की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। पहले की लंबाई स्मॉल a, दूसरे की लंबाई भी स्मॉल a। इस तार के कारण किसी बिंदु पर, अब कोई बिंदु P है, मान लिया मैंने कि कोई बिंदु क्या है? P, जो इस तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है और इस बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकालते हैं वहां पर एकांक धनावेश ले लेते हैं। बहुत पुराना प्रिंसिपल है हमारा।
जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां क्या ले लो, एकांक धनावेश ले लो। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब मुझे निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र पूरे तार के कारण। तो पूरे तार की लंबाई तो अनंत है, उसके कारण एक साथ तो नहीं निकल सकता। तो पहले मैं किसके कारण निकालता हूं, अल्पांश A1 के कारण। तो अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, क्या करें, इस अल्पांश A1 को बिंदु P से मिला दो। मिला दिया, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मान लिया विद्युत क्षेत्र का परिमाण है इसका क्या, E1। E1 बराबर क्या हो जाएगा, कि आवेश का मान क्या है, +Q, बिंदु P पर आवेश क्या है, +1 अपॉन r²। ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस क्या है, ये A ये R। तो पाइथागोरस से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट r² प्लस A² का होल स्क्वायर हो गया। दिशा क्या होगी, दिशा तो आप लोग जानते ही हो, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर। मान लो ये कोण कितना है, थीटा है। ठीक है बच्चों, सेम एज इट इज अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो अल्पांश A2 को बिंदु P से मिला दो। मिला दिया, अब निकालो इसके कारण विद्युत क्षेत्र। मैंने मान लिया क्या है, E2। तो E2 बराबर K इंटू A2 पर आवेश वही +Q, बिंदु P पर आवेश वही +1 अपॉन बीच की दूरी। अब जब ये कोण थीटा, देखो ये R ये A, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि भुजाएं एक समान हैं, दोनों त्रिभुजों की समरूप त्रिभुज हैं। तो रूट r² प्लस A² का होल स्क्वायर हो जाएगा। E1 की दिशा क्या थी, A1P, A1 से P की ओर। इसकी दिशा क्या होगी, वही +Q आवेश है। तो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर। तो A2P हो जाएगा ना। तो यहां ये क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा क्या, E2 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें तो E1 E2 इस क्षैतिज रेखा से, ये क्षैतिज रेखा से क्या कोण बनाते हैं, ये कोण थीटा है। तो शीर्षाभिमुख से ये कोण थीटा हुआ, ये कोण थीटा है तो शीर्षाभिमुख से ये कोण भी थीटा हुआ। और जब E1 E2 दोनों ही थीटा कोण पर हैं तो इनको क्या कर दो, इनको घटकों में वियोजित कर दो। तो जिस भुजा के साथ ये थीटा कोण बना रहा है वो भुजा तो हो जाएगी इनकी क्षैतिज भुजा, और जो बची कुची दूसरी भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर घटक। तो E1 के लिए इस भुजा के साथ है थीटा कोण, तो क्षैतिज घटक हो गया क्या, E1 cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, E1 sin थीटा। E2 के लिए क्षैतिज घटक क्या हो गया, E2 cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। हो जाएगा ना यहां तक, आप लोग कहोगे सर यहां तक तो हो गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण।
थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होगा? a अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों के लिए ही यही होगा थीटा, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। हो जाएगा ना? तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जो इनके ऊर्ध्वाधर घटक हैं, कौन से? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दोनों के परिमाण कैसे होंगे? आप लोग कह दोगे सर परिमाण तो बराबर होंगे। क्यों? E1 और E2 के मान बराबर हैं और साइन थीटा का मान दोनों के लिए इक्वल है, तो दोनों के परिमाण भी बराबर हो गए। और दोनों के जब परिमाण बराबर हो गए तो दोनों एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब दो बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है। ऐसे ही यहाँ पे दोनों विद्युत क्षेत्र जिनके परिमाण के इक्वल हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं और एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं, तो परिणामी क्या हो जाएगा? दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये निरस्त। तो बचेंगे कौन से? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। परिणामी क्या बचेगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इसकी दिशा क्या हो गई फिर? आप लोग कह दोगे सर इसकी दिशा हो गई कैसी? तार के लंबवत। इस तार के लंबवत है और किधर की ओर? बाहर की ओर। हो जाएगा ना यहां तक? स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार। खींच लिया बच्चों? चलें आगे। चलो, अब मुझे निकालना है इसका क्या? परिमाण। क्या निकालना है बच्चों? अब इसका मुझे परिमाण निकालना है। और परिमाण कैसे निकालेंगे इसका? ये बहुत ट्रिकी चीज है। ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान बोर्ड में अब तक कम से कम 5 बार आ चुका है। कम से कम 5 बार। और वापस आ जाए तो कोई गम नहीं। ठीक है, अब निकालते हैं इसका क्या? परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं? मैंने उस तार का एक टुकड़ा लिया था, आप लोगों को याद है? क्या टुकड़ा था? A1 A2, जिस पे आवेश था प्लस Q और मध्य बिंदु था उसका क्या? O। तो आप लोग एक सेकंड के लिए एक चीज ध्यान रखना। एक साइंटिस्ट आए थे हाइगेन नाम से, और हाइगेन के बाद ही गाउस ने अपना सिद्धांत दिया था। ये दोनों मैच करते हैं। कैसे? जब आवेश, हाइगेन क्या कहता है कि जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, बिंदुवत लट्टू बल्ब, तो उससे जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं वो एक समान रूप से तब उस एक गोले के रूप में उत्सर्जित होती हैं। कैसे उत्सर्जित होती हैं? एक गोले के रूप में। यानी इसके चारों ओर यदि किसी पृष्ठ की कल्पना करें तो पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा। और यदि वो रेखीय हो ट्यूबलाइट के रूप में, तो उससे जो तरंगाग्र निकलता है वो निकलता है बेलनाकार। यानी कि एक बेलन ही ऐसी आकृति होती है जिसमें ये पूरा स्रोत आ जाए। ठीक है ना? ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12 में। फिलहाल आप लोगों को याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। आप लोग कहीं इस बात में कंफ्यूज ना हो कि कब कौन सा गाउसियन पृष्ठ लेना है। कब तो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है और कब बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो जब स्रोत या आवेश किसी रेखा के ऊपर
या किसी पृष्ठ के ऊपर वितरित हो तो लोगे आप बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। और यदि आवेश एक गोले के ऊपर या एक बिंदु के ऊपर वितरित हो तो आप लोगे गोलीय। गाउसियन पृष्ठ कैसा लोगे? गोलीय। ठीक है। अब यहां पे पृष्ठ कैसा है मेरा? आप लोग कहोगे सर पृष्ठ नहीं है, यहां पे तो रेखा के ऊपर वितरित है, तो किस पृष्ठ की कल्पना करूं? आप लोग कह दोगे 1 सेकंड में, अब पता लग गया किस पृष्ठ की कल्पना करनी है, बेलनाकार की करनी है। तो मैंने इसके चारों ओर क्या कर दी? एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी। अब बेलनाकार जब गाउसियन पृष्ठ की इसके चारों ओर कल्पना की है बंद पृष्ठ की, तो कल्पना करते ही क्या आ जाएगा? गाउस का नियम। क्या होता है? फाई बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं इस चीज को? अब हम लोगों ने बेलन देखा है घरों पे, ऐसी शेप होती है ना बेलन की। अरे भाई खाया भी तो होगा मम्मी के हाथ से, यही शेप होती है ना। तो आप लोग देखो एक तरीके से, तो बेलन में कितने अलग अलग तरीके के पृष्ठ हैं। आप लोग कह दो सर 3 प्रकार के क्षेत्रफल हो सकते हैं बेलन में, 3 प्रकार के पृष्ठ हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हत्ता, एक दूसरा ये बीच वाला हिस्सा होता है, और तीसरा होता है ये नीचे नीचे वाला हिस्सा। होता है कि नहीं होता? 3 पृष्ठ हो सकते हैं। अब यहां पे भी इसी बेलन के ऊपर भी कितने पृष्ठ होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। हो सकते हैं ना। तीनों पृष्ठों को नाम दे दो। इस पृष्ठ को नाम दिया मैंने S1, इस पृष्ठ को नाम दिया बीच वाले को S2, और नीचे वाले को नाम दिया मैंने क्या? S3। ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखूं तो क्षेत्रफल कहां है? ये S1, S1 ऊपर वाले डंडे पे, तो S1 की डायरेक्शन ये हो गई, यानी जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। दूसरे पृष्ठ पे देखें तो क्षेत्रफल इधर की ओर और विद्युत क्षेत्र भी बाहर, प्लस क्यू आवेश है। यहां देखें तो क्षेत्रफल किधर है? नीचे वाला डंडा भी तो है, तो क्षेत्रफल तो किधर है? नीचे। और प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। भाई तीनों पृष्ठों पे आवेश जब था तो मैंने उसके लिए क्या क्या निकाल दिया? एक तो क्षेत्रफल निकाल दिया। कैसे? इस पृष्ठ के लिए बात करूं तो बाकी का क्षेत्रफल ये बच गया, इस पृष्ठ के लिए बात करूं तो बाकी का क्षेत्रफल नीचे बच गया, और इसके लिए बात करूं तो क्षेत्रफल यही तो है इसके गोलीय। क्षेत्रफल कैसा है इसका? गोलीय वाला ही तो है, हिस्सा गोलीय वाला ही आएगा। आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बेलन की मैंने कल्पना की है, उस बेलन की मैंने ये माना कि बेलन की कल्पना की है स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या के, यानी कि जो हम लोगों ने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना है, उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की लंबाई तो l है और उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को हम लोगों ने क्या माना कि स्मॉल r त्रिज्या व स्मॉल l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर आवेश किसी रेखा के ऊपर वितरित है, तो परिभाषा किसकी आएगी? रेखीय आवेश घनत्व की। जो मैंने बोला था कि तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्बडा। और लैम्बडा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। एकांक लंबाई पर आवेश का मान रेखीय आवेश घनत्व
कहलाता है। तो इसका कुल आवेश क्या हो गया? लैम्बडा एल हो गया। हो गया ना? तो यहां क्यू की वैल्यू लिख दो। क्या हो गया? लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहां तक नहीं आई? आप लोग तो वही काम करो, 3 पृष्ठों में डिवाइड कर दिया, वो तो अपनी है। अपन पहले किसका लिए निकालते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल के लिए। तो अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर के लिए विद्युत फ्लक्स अल्पांश के रूप में अल्प डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन कर दो कंप्लीट सरफेस का वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर। और जो पूरी सरफेस है ये कितने हिस्सों में डिवाइड है? कितने भागों में बटी हुई है? आप लोग कह दोगे सर 3 भागों में। कौन कौन से? S1, S2 और S3। तो ये क्या हो जाएगा? फाई बराबर पहली सरफेस ली मैंने S1। S1 सरफेस पर विद्युत क्षेत्र है E1 और क्षेत्रफल है dA1। सेकंड सरफेस पे S2 सरफेस है, विद्युत क्षेत्र E2, क्षेत्रफल dA2। तीसरी सरफेस पे विद्युत क्षेत्र E3, क्षेत्रफल dA3। हो जाएगा यहां तक कि नहीं होगा? मैंने क्या कर दिया? पूरे वेलन के लिए निकाल रहा हूं। तो पूरा वेलन 3 भागों में बटा है, एक S1 में, दूसरा S2 में, तीसरा S3 में। तो तीनों को जोड़ दो, पूरा वेलन ही तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पूरे पृष्ठ का एक साथ तो निकलेगा नहीं। तो बेलन कितने हिस्सों में था बना हुआ? 3 हिस्सों से। तीनों हिस्सों को जोड़ दिया। अब क्या है? अब कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट लगाओ। क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। लगा दो फाई बराबर S1 में क्या हो जाएगा? E1 dA1 कॉस थीटा। S2 के लिए E2 dA2 कॉस थीटा। S3 के लिए E3 dA3 कॉस थीटा। हो जाएगा ना? अब देखें, हम लोग क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच एंगल अलग अलग हैं, है ना? अलग अलग कैसे? मैं अलग अलग निकाल रहा हूं। फोर सरफेस S1 के लिए देखो तो E और DA दोनों कैसे हैं? लंबवत हैं। लंबवत हैं तो E1 वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? dA1 वेक्टर के। और परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90। और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस 90 बराबर 0। सरफेस S2 के लिए बात करोगे, S2 पे क्या होगा? E2 और dA2 समांतर हैं, एक ही रेखा के अनुदिश हैं। तो E2 वेक्टर समांतर हो गया किसके? dA2 वेक्टर के। तो थीटा बराबर समांतर में 0 डिग्री और कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर 1। आगे देखो सरफेस S3 और बच गई। S3 में E3 और dA3 कैसे हैं? लंबवत हैं। E3 वेक्टर लंब है किसके ऊपर? dA3 वेक्टर के ऊपर, है ना? तो थीटा बराबर
90 और cos थीटा बराबर cos 90 इज इक्वल टू 0। हो गया ना। फिर अब क्या करें, हम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे मैं मिटा दूं। चलो अब इन वैल्यूओं को इसमें रख दो। कैसे रखेंगे वो देखो आप, कि 5 बराबर हो जाएगा क्या, सरफेस S1 के लिए E1 dA1 और cos थीटा का मान कितना है 0 प्लस सरफेस S2 E2 dA2 cos थीटा दूसरे के लिए कितनी है 1 प्लस तीसरे के लिए देखो सरफेस S3 के लिए सरफेस S3 E3 dA3 cos थीटा बराबर 0। तो क्या बच गया 5 बराबर 0 प्लस सिर्फ कौन सी सरफेस बच गई S2 E2 dA2 प्लस 0। और जब इतना सा ही बचा है तो इसको मैं क्या लिख दूं E dA लिख सकते हैं ना। हो गया ना ये नोट। वीडियो को स्टॉप करके बीच में और नोट कर सकते हैं और समझने के लिए 2 बार देख सकते हैं वीडियो को। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक चीज बोर्ड पे हमेशा के लिए लिखी रहे, मिटाना तो पड़ेगा। हमारे पास सुविधा है स्क्रीनशॉट की। चूंकि यहां पे देखो पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, अतः विद्युत क्षेत्र का मान संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान होगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, एक समान है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। अब 5 का मान रख दो, बस आंसर आ गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कट गया तो क्या बच गया, बच गया क्या, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा अपॉन आर। आप लोग देखोगे तो आप लोग कहोगे सर ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यदि 2 से अंश में गुना कर दें और 2 से हर में गुना कर दें। तो कर दो भाई, बनाने में क्या जा रहा है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, या E बराबर क्या हो जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन आर हो जाएगा ना। और सदिश रूप में वेक्टर ऑफ E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर डॉट आर कैप। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में अब तक 5 बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा और जोड़ देता है इसमें, वो कहता है कि E और R की परस्पर निर्भरता का वक्र खींचो।
विद्युत क्षेत्र और दूरी परस्पर कैसे निर्भर कर रही है उसके लिए एक वक्र खींचो। तो आप लोग जानते हो कि सर ई और आर परस्पर कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, और व्युत्क्रम का वर्ग जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरीके से खिंचता है। तो ये क्या हो गया, ई और आर के बीच में ग्राफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक पूरा हो गया। दिशा भी निकाल दी और परिमाण भी निकाल दिया। और यहां पे कोई ये पूछे आर कैप क्या है, जो लिखना पड़ेगा यहां पे नीचे क्या लिखोगे, जहां आर कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, जो कि कैसी है, तार के लंबवत बाहर की ओर है। जो दिशा कहाँ है, तार के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, आप लोग एक आदत डालेंगे कि वीडियो कंप्लीट देखें। गाउस के नियम की जितने भी अनुप्रयोग हैं इन सब वीडियो को पूरा देखें, और एक ही बार नहीं, मैं कहता हूं कि 4 और 5 बार देखें। एक दिन में ये पूरे वीडियो लगातार 4 और 5 दिन रेगुलर वे में देखें, ताकि हम लोगों के ये जहन में बैठ जाए, इसमें नहीं यहां बैठ जाए। ठीक है बच्चों, और अभी तक जिन लोग बच्चों ने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्रत्येक वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो के कॉर्नर में जो लाल बटन है घंटी का उस पर क्लिक करेंगे। अभी अभी करना है, जिन्होंने नहीं किया वो अभी करना है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।